नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब वहां की जनता अपने शासकों के खिलाफ उठकर खड़ी हो जाए, विद्रोह का बिगुल फूंक दे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अभी हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हम अभी तुरंत ये नहीं कह सकते हैं कि सचमुच में वो मूवमेंट इतिहास का आ गया है या नहीं आया है, लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं बरसों से कि आज़ादी के बाद एक बड़ा मूवमेंट आया था जब इमरजेंसी के खिलाफ देश की जनता लामबंद हो गई थी, खासतौर से उत्तर भारत की। हालांकि दक्षिण भारत में उसका वैसा असर नहीं था, लेकिन उत्तर भारत में ये प्रभाव हमने देखा था। जनता एकजुट हुई थी और जब चुनाव हुए थे तो उसने कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी की पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। फिर एक मूवमेंट आया था अन्ना आंदोलन के समय, जब देश भर में उबाल आया था। बड़ा भरोसा किया था लोगों ने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल और वो तमाम उस टीम पर जो चाह रही थी या जो दावा कर रही थी कि लोकपाल बन जाएगा तो देश में भ्रष्टाचार को समूल नष्ट किया जा सकेगा। बड़े बड़े वादे किए गए थे। जनता निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और उसके खिलाफ वो निकल कर आई थी। कांग्रेस पार्टी को हराया था उसने। और लेकिन उसके बाद का इतिहास हमें पता है कि जिन्होंने भी ये आंदोलन चलाया था, किस तरह से छल किया था देश के साथ, गद्दारी की थी, उनके भावनाओं को उन्होंने धोखा दिया था, उनके विश्वास को धोखा दिया था। लेकिन अब ये जो एक नया आंदोलन खड़ा हो गया है, बेशक शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी ने की थी। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था आम लोगों के बारे में, कॉकरोच कह के, उसने पूरे देश में जो उद्वेलन पैदा किया था उसको बहुत सही ढंग से कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के ज़रिए एक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया और फिर एक आंदोलन भी शुरू किया। और उस आंदोलन को कोई बहुत समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब अनशन शुरू हुआ और एक दिन जब पार्लियामेंट मार्च के लिए आह्वान किया गया तो हमने देखा लाखों लोग, छात्र सड़कों पर उतर पड़े। और ये वो मोमेंट था जो बताता था कि देश की जनता मौजूदा सरकार से कितनी दुखी है, कितनी नाराज़ है, उसके अंदर कितना असंतोष और आक्रोश भरा पड़ा है। और ये दिल्ली में ही नहीं हुआ, देश के कई शहरों में हुआ, पूर्वोत्तर के शहरों में हुआ, कोलकाता में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय के सामने हुआ, इलाहाबाद में हुआ, गुजरात में जहां हम सब जानते हैं कि बीजेपी का एक शिकंजा है, एक लौह तंत्र वहां काम कर रहा है, वहां भी लोग सड़कों पर निकले। तो ये एक बदलती हवा का एक सूचक था और सही वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने उसे समझ लिया। जब छात्रों के साथ बर्बर व्यवहार किया गया, उन्हें लाठियों से पीटा गया, घायल किया गया, मासूम बच्चियों के साथ बहुत ही बदसलूकी की गई, बेशर्मी की हद तक बदसलूकी की गई, और उसके तमाम वीडियो और उनकी आप बीती आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में। तो एक जो ज्वार उठा, उसको देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और उसके नेताओं ने समझा कि अब इस देश के जनता का मिजाज किस तरह से बदल चुका है। आज से 2-4 साल पहले तक जनता कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज जनता ने महसूस कर लिया है कि मौजूदा हुकूमत इतनी संवेदनहीन है, इतनी निर्मम है कि वो छात्रों की सामान्य मांगों तक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उस मंत्री को हटाने तक के लिए तैयार नहीं है जो इस पूरे झंझावात में, इस पूरे गड़बड़ियों में, अराजकता में शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, माना जाना चाहिए। जवाबदेही उसी की है। और हमने देखा है अतीत में कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से हटाते हैं, उनसे इस्तीफे लेते हैं और बहुत बार तो खुद ही वो इस्तीफे दे देते हैं। हमने मनमोहन सिंह के
सरकार के दौरान देखा था कि कैसे जब सवाल उठे तो एक एक करके दसियों इस्तीफे हुए। मनमोहन सिंह ने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज 12 साल में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब इस्तीफे होने चाहिए थे, लेकिन इस सरकार ने इस्तीफे नहीं लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। इसे ये उनका अहंकार था जिसमें वो जनता के प्रति जवाबदेही को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये लगता था कि वो जो कह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वही सही है, जनता जो कह रही है गलत। और इसीलिए वो हर बार ऐसे कदम उठाते रहे जो जन विरोधी थे, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का हो, नोटबंदी का हो। कोविड के दौरान जिस तरह से इस सरकार ने लॉकडाउन किया और उससे लाखों मजदूरों, कमज़ोर वर्ग के तबकों के साथ ज्यादती हुई, लाखों लोग मारे गए, वो उसका दोष भी उसके सिर पर था। किसान आंदोलन के साथ किस तरह का व्यवहार किया, 750 किसानों की जानें चली गई। और अभी जो ये नीट और इस सब के पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों की बात आई तो 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इस सरकार के कानों में जू नहीं रेगी। ये सरकार ज़रा भी नहीं पिघली, ज़रा भी उसने नहीं सोचा कि अगर देश के लोगों में असंतोष है तो ये उसका दायित्व बनता है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो भी मैं उन्हें जनता के लिए, जनता की संतुष्टि के लिए ये कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अहंकारी शासक, वो जो निरंकुश सत्ता होती है, वो जनता की भावनाओं की परवाह नहीं करती, जनता के प्रति जवाबदेही वो स्वीकार नहीं करती। और ये हमने बारी बारी से एक के बाद एक बहुत सारे आंदोलनों में देखा। हमने देखा कि किस तरह से महिला पहलवान जंतर मंतर पर मारी गई, पीटी गई, कुचला गया बूटों तले उनको, और इस सरकार का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। दरअसल इस सरकार का चरित्र ही ऐसा है। जिस विचारधारा से ये सरकार बनी है और जिस एजेंडे पर काम कर रही है, वो बिल्कुल हिटलरी है। उसका स्वभाव भी हिटलरी है, उसका चरित्र भी हिटलरी है, जनता को भी वो हिटलरी ढंग से ट्रीट कर रही है। और हिटलरी एजेंडा में संवेदनहीनता की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहाँ हमदर्दी नाम की चीज़ नहीं होती। वहाँ बहुत कट्टरता होती है, निरंकुशता होती है और बर्बरता होती है, जो हमने यहूदियों के साथ हिटलर के शासनकाल के दौरान देखा। लाखों यहूदियों को मार डाला गया। लगभग वैसी सिचुएशन हमारे देश में बनती दिख रही है, जहां ये सरकार जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है, जहां इस सरकार का एक जो मानवीय चेहरा होना चाहिए था किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, वहां ये एक भी बार उसने नहीं दिखाया। यानी जब किसान आंदोलन की मांग को मानने की बात आई तो उन्होंने भी उसे एक तंज के साथ कि मेरी साधना में ही कोई कमी रह गई होगी, स्वीकार नहीं किया। अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, खेद प्रकट ना करना, माफ़ी न मांगना, ये एक अहंकारी व्यक्तित्व का, जो आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानता हो, भगवान मानता हो, ये दम्भ हो उसमें कि हम राम लला को लाए हैं, वो आदमी इसी तरह से व्यवहार करता है। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस तमाम हंगामे के बीच सोच रहे हों कि मुझे पद से हट जाना चाहिए, लेकिन वो अपने तय ये फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जचेगा। वो तो अपने हिसाब से उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया है जो उनकी इजाज़त या उनके इच्छा के विरुद्ध रंच मात्र भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो ये इतना कठोर, इतना कट्टर शासन है जिसमें मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सांस लेने से घबराते हैं। इस तरह के शासन व्यवस्था में निरंकुशता होती है। और ये जो ऐतिहासिक मोड़ आया है इस समय जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अभूतपूर्व क्षण है और इस क्षण को कांग्रेस पार्टी ने समझा है।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लीडरशिप ने समझा है, जो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं, धरना दिया है। ये बात और है कि उनको उठाकर ले गए हैं, लेकिन आंदोलन यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन आगे भी जारी रहना चाहिए। इस आंदोलन को जारी रखने के बहुत सारे तरीके हैं। ये केवल ये नहीं है कि धरना से उठाकर आपको ले गए हैं, आप दूसरे दिन भी वही धरना कर सकते हैं, तीसरे दिन भी वो कोशिश कर सकते हैं, कहीं और करें, और तमाम तरह के अशन राष्ट्रीय स्तर पर आप इस आंदोलन को फैला सकते हैं, क्योंकि इस आंदोलन ने ये दिखा दिया है कि जनता के अंदर आग है, वो फायर है, वो गुस्सा है, वो नाराज़गी है, जो वो बर्दाश्त के बाहर चली गई है, उसका धैर्य टूट गया है, चुक गया है, और अब वो निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस आंदोलन को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, वो वो बोलते हैं ना, लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य तो होगा ही, ये विपक्ष का भी विश्वासघात होगा इस देश की जनता के साथ। क्योंकि अब इस सूरत में केवल विपक्ष है जो जनता की आकांक्षाओं को, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वो उसको नेतृत्व देना ही होगा इस आंदोलन को, उस जनता को जो इस सरकार को अब खारिज कर रही है, इस तंग दिल सरकार को, इस संकीर्ण सोच वाली सरकार को, इस दंभी सरकार को वो नकारना चाहती है। देखिए 2024 के चुनाव में के जो नतीजे आए थे, उस चुनाव ने भी ये जता दिया था कि जनता अब ना तो प्रधानमंत्री मोदी को चाहती है और ना ही उनकी सरकार चाहती है। जोड़ तोड़ करके और कुल छल छद्म से सरकार बनाई गई, कुछ ज़्यादा सीटें भी जीती गईं, और उसके बाद ये सरकार चल रही है, चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल करके एक एक राज्य के चुनाव जीत रही है। हम सब जानते हैं कि ये जीत दरअसल चुनाव चोरी है, चुनावी लूट है। ऐसी सूरत में जब जनता ये भी समझ रही है कि चुनाव के ज़रिए इसको, सरकार को हटाना अब नामुमकिन हो गया है, इस सरकार ने इस तरह की व्यवस्थाएं कर ली है जिसमें उसको हटाना संभव नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का रास्ता बंद कर दिया है। और अब अगर कोई रास्ता है तो वो यही रास्ता है कि पॉपुलर अपराइजिंग हो, लोग उठकर इस सरकार को नकार दें, एक किस्म का सत्याग्रह शुरू हो जाए, एक किस्म का अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाए। ये सारे कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी के हथियार हैं। ये हथियार उठाने का समय आ गया है। अहिंसक और शांतिपूर्ण प्रतिरोध और एक नई आज़ादी की चाह में लोगों को संगठित करके एक एजेंडे के साथ इस सत्ता परिवर्तन के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आरोप लगेंगे, गोदी मीडिया ने तो पहले से ही शुरू कर दिया है, बीजेपी के आईटी सेल ने शुरू कर दिया है कि ये आंदोलनकारी पाकिस्तान से प्रेरित हैं, कोई षड्यंत्र है, कहीं से कुछ पैसा आ रहा है, वगैरह वगैरह। ये जो टूल किट है बदनाम करने का, वो हम किसान आंदोलन में भी देख चुके हैं, और तमाम तरह के आंदोलनों को और आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे ये सरकार आजमाती रही है। लेकिन अब वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं, सारी पूरे देशवासी जान चुके हैं कि इस सरकार के पास कौन कौन से टूल किट हैं वो जो इस क्राइसिस के समय इस्तेमाल करती है। इसलिए अब वो बहकावे में उस तरह से नहीं आएगी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्थक, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के समर्थक हैं, उनका भी यकीन उठता जा रहा है। एक तबका होगा जिसका यकीन बना रहेगा, क्योंकि उसने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है, वहाँ ताला लगा दिया है और चाबी समुद्र में फेंक दी है। लेकिन जो सोचने वाले, समझने वाले लोग हैं, उन्होंने दोबारा से विचार करना शुरू किया है कि ये सरकार जो पूरे देश को एक विभाजनकारी एजेंडे के साथ आगे चला रही है, जो पूरी जो धन संपत्ति है कुछ बड़े कारपोरेट घरानों को सौंप रही है,
जो हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में बना रही है, जो ना परीक्षा सही ढंग से कर सकती है, ना उन्हें रोजगार दिला सकती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को जिसने मिट्टी में मिला दिया है, ऐसी सूरत में पूरे देश भर के लोग अब समझ रहे हैं कि ये सरकार इस देश को नष्ट ही करेगी, इसे आगे नहीं ले जा सकती है। तो अब धीरे धीरे वो लोगों को स्पष्ट हो रहा है। 5-7 साल पहले ये चीज़ें उन्हें स्वीकार्य नहीं थीं। वो एक चांस देना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मौके दिए और 3 मौके के बाद अब उसका मोह भंग हो रहा है। वो समझ रही है जनता कि इनके वश का नहीं है, इनसे नहीं हो सकेगा, ये नहीं कर पाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ इसीलिए है, निर्णायक क्षण भारतीय राजनीति का इसीलिए है कि ये जब मौका आता है, जैसे यूपीए सरकार के खिलाफ मौका आया था 13-14 में, वैसे ही ये 12 साल बाद ये उल्टी गिनती शुरू हो रही है इस सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की और उस पूरी राजनीति की जिसने देश को एक नरक में तब्दील करने की हर संभव कोशिश की है। तो अब परीक्षा है राहुल गांधी की, उनके नेतृत्व की, उनकी पार्टी की, अखिलेश यादव की, उनकी पार्टी की, ममता बनर्जी की, उनकी पार्टी की, उन तमाम विपक्षी पार्टी और नेताओं की जो इस आंदोलन को सहेज कर उसके अंतिम मुकाम तक ले जा सकने में सक्षम हैं, अगर वो जी जान से इस लड़ाई को लड़ना चाहें तो। ये मौके बार बार नहीं आते किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राजनीति में किसी बड़े परिवर्तन के लिए इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। ये मौका आया है और अगर इस मौके को वो गंवा देते हैं तो फिर हम मान के चलें कि इस देश में एक निरंकुश सत्ता हमें अब बहुत सालों तक झेलनी पड़ेगी, एक फांसीवादी शासन व्यवस्था हमें झेलनी पड़ेगी और जो कुछ बचा खुचा अभी रह गया है वो भी नष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।